लास्ट टाइम आपको याद होगा हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ रहे थे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जैसे फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों जो है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है स्पेसिफिक इन नेचर है। यूनिक और स्पेशल टाइप की लाइक जो एंटिटी होंगे उनसे फाइट करने की जो सलाहियत होती है वो वाइस सिस्टम बस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यकीनन जैसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उसमें हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आप सिंपली सीएमआई कहेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी जैसे आपको पता है कि एंटीबॉडीज के जरिए बी सेल्स के जरिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उससे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है। तो इसी तरह से हमने लाइन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आज जैसे पढ़नी है उसमें लास्ट टाइम हमने शायद ये टी सेल के वेरियस टाइप्स हैं ये तो डिस्कस कर लिए थे। साइटोप्लाज्मिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। बट इनका जो इंट्रोडक्शन था टाइप ऑफ टी सेल्स ये थोड़ा पोर्शन रह गया था बिकॉज इसमें एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है CD8 एंड CD4 ये टर्म्स यकीनन नए टर्म्स हैं। जैसे एसटीबी एज वेल एज एनटीबी स्टूडेंट्स ने एसटीबी में तो बिल्कुल ही नहीं है। एनटीबी में फर्स्ट टाइम जैसे CD8 एंड CD4 जो है ये टर्म्स नए इनको आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो रोल ऑफ टी सेल्स डिस्कस करें। Two main categories of T cells have been identified. First group is called as CD8 cells. जैसे कि आपको बताया कि हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं उनके हाँ एक रिसेप्टर्स भी होते हैं जैसे टी सेल रिसेप्टर जैसे TCR जैसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आपने जैसे पढ़ा होगा टी सेल रिसेप्टर। तो टी सेल रिसेप्टर के साथ एक और को रिसेप्टर है एडिशनल एक और भी रिसेप्टर्स है ये भी रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जिन्हें कहते हैं CD8 और CD4 एडिशनल यानी एक्स्ट्रा है को रिसेप्टर्स हैं टी सेल्स पे। CD8 सेल्स बिकॉज़ दे हैव सरफेस मार्कर। जब भी वर्ड सरफेस मार्कर लफ्ज ऐड होता है इसका मतलब है कि यानी ये रिसेप्टर्स है। सरफेस मार्कर यानी जो सेल्स हैं उनके सरफेस पे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मींस एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पे जो है इनकी जो डेजिग्नेटेड एज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल को रिसेप्टर मॉलिक्यूल सरफेस मार्कर डेजिग्नेटेड एज CD8। पहला ग्रुप है उसे CD8 कहते हैं और ये CD8 रिसेप्टर किन सेल्स के पास है नॉट ऑल। ये जो सिर्फ टी सेल रिसेप्टर्स में जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल उसमें पाए जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल में पाए जाएंगे। साइटोटॉक्सिक टी सेल सप्रेसर टी सेल इनके अंदर CD8 रिसेप्टर्स होते हैं। CD4 जो होते हैं वो सिर्फ हेल्पर टी सेल के अंदर होते हैं उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स। सेल वाइड को रिसेप्टर इनका जो रोल होता है वो को रिसेप्टर का होता है। हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं CD4 जो है दे आर ओनली एंड ओनली कंसर्न विद द हेल्पर टी सेल और CD8 रिसेप्टर्स होते हैं ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल के साथ इनका रिलेशनशिप होता है। को रिसेप्टर फॉर द टी सेल्स हैं। ठीक है तो अब इनकी सिर्फ एक इलस्ट्रेशन रहती है बाकी सारी चीजें जिससे हमने देखी है जैसे फॉर एग्जांपल हेल्पर टी सेल है। हेल्पर टी सेल जैसे ये हेल्पर टी सेल है। हेल्पर टी सेल के और भी जैसे टी सेल रिसेप्टर है साथ साथ में हेल्पर टी सेल के साथ CD4 एक को रिसेप्टर है। अनदर एक रिसेप्टर है मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड को रिसेप्टर। जैसे ये CD4 है ये को रिसेप्टर है और हालांकि इसमें ऑलरेडी टी सेल रिसेप्टर मौजूद है जो किसी भी बी सेल को या फॉरेन जैसे एंटीजन है उसको जैसे रिसीव कर सकते हैं। बट यहाँ भी क्या है कि एक एडिशनल आपको रिसेप्टर मौजूद है। इस छोटी सी फ्रैगमेंट को सेगमेंट को हम कहेंगे CD4 जो हेल्पर टी सेल के साथ इनका रिलेशनशिप होता है। बाकी CD8 जो है CD8 जो जाहिर को रिसेप्टर जैसे हमने अभी पढ़ा साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल में होता है। CD8 जो होंगे CD8 जो टी सेल के जैसे ये भी CD8 रिसेप्टर जैसे हालांकि TCR इसमें भी पढ़ा है। ठीक है TCR इसमें भी पढ़ा है बट एक और एडिशनल है CD8 जो एक को रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं को रिसेप्टर पे काम करते हैं।
होपफुली जैसे इसको आप एक सिंगल टर्म में याद करना है, आपको समझना है। टी सेल की सरफेस के साथ एक और जैसे सरफेस मार्कर मौजूद होता है हेल्पर टी सेल के अंदर, जिसे हम कहेंगे हेल्पर टी के अंदर, टी सेल के अंदर CD4, और साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल के अंदर अनदर को रिसेप्टर मॉलिक्यूल मौजूद है जिसे कहते हैं CD8 कहते हैं। तो दो टर्म्स हमें सीखने थे, बाकी हमने फर्दर जो 4 किस्म जो थे हमने यकीनन डिस्कस कर लिए हैं पहले, जैसे हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। ठीक है, ये दो टर्म्स रहे थे, बचे थे, जिनको अभी डिस्कस करना था। अब हम नेक्स्ट जो कैटेगरी में आते हैं, एक्टिविटी के हवाले से जो पॉइंट है वो है जैसे रोल ऑफ बी सेल इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। टी सेल हो चुके हैं अब जो है, जैसे आपको पता है कि बी सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, और टी सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। तो बी सेल का क्या रोल होता है, जैसे इस पूरी इम्यूनिटी के प्रोसेस में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बी सेल का क्या रोल है? रेफर्स टू बोन मैरो, जैसे ये जो इनकी ओरिजिन होती है, मैच्योरेशन होती है बोन मैरो सेल के अंदर होती है, तो इस वजह से बी सेल कहते हैं। तो बी सेल का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर हम इसकी सबसे पहले अगर इलस्ट्रेशन देखें तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ये बी सेल्स मौजूद है, कोई भी अगर एंटीजन है, एंटीजन की मीनिंग होती है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, तो बी सेल के यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे ये वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल होते हैं जो एंटीजन को रिसीव करने का काम करेंगे। तो जब भी ये एंटीजन और ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेंगे तो यही जो है लाइक जो बी सेल डिवाइड होंगे, बी सेल बी लिम्फोसाइट्स जो है डिवाइड होंगे, फर्दर किसमें डिवाइड होंगे, एक जो सेल्स होंगे उन्हें कहेंगे प्लाज्मा सेल कहेंगे, और दूसरे होंगे मेमोरी बी सेल। यही बी सेल जो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिवाइड हो जाएंगे, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल्स में। ठीक है, जब भी जैसे कोई भी एंटीजन बी सेल की सरफेस पे आके बाइंड करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, फौरन जैसे बी सेल्स जो होते हैं प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, और दूसरे सेल्स का एक ग्रुप होगा जिसे हम कहेंगे मेमोरी सेल्स कहेंगे। मेमोरी रेफर्स टू जैसे फ्यूचर में कोई भी अगर सेम जैसा पैथोजन आता है, सेम पैथोजन आएगा तो उससे कॉम्बैट करने की उसमें सलाहियत होगी, लड़ने की सलाहियत होगी, फाइट करने की सलाहियत होगी, आसानी से उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि वन टाइम जैसे वही सेम पैथोजन है या एंटीजन है वो आ चुका है, फौरन उसको कोई भी जैसे रिस्पॉन्ड देगा। हालांकि जैसे आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा सेल्स है, इनका काम भी जैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, बट यहाँ पे जैसे एंटीबॉडीज जो है थोड़ी पैदा हुई है, जैसे ये वाई शेप स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसे प्रोटीन है जिनका नेम है जैसे, इनका नेम है जैसे एंटीबॉडीज है, जो प्रोटीन है जो ब्लड की प्लाज्मा में सर्कुलेट करते रहते हैं, ब्लड की प्लाज्मा में सर्कुलेट करते रहेंगे। बट जो ये जो खास तौर पे मेमोरी बी सेल है, जो मेमोरी बी सेल है, प्लाज्मा सेल यकीनन जैसे प्लाज्मा सेल का काम ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, बट मेमोरी बी सेल होंगे फ्यूचर में या नेक्स्ट टाइम दोबारा से वही सेल पैथोजन अगर आएगा, जैसे ये देखिए डॉट्स है, ये एंटीजन है या पैथोजन है या फॉरेन मॉलिक्यूल है, ये आएगा तो फौरन जैसे आपको पता है कि मेमोरी बी सेल उनके यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद है, जैसे ये एंटीबॉडीज होती है उनकी सरफेस पे यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है, तो ये जैसे पैथोजन इसके साथ बाइंड करेगा या सेम जो है वो एंटीजन आएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में मोर जैसे क्या वो बनेगा, मोर जो है जैसे मेमोरी जैसे बी सेल्स भी प्रोड्यूस होंगे, प्लाज्मा सेल्स भी प्रोड्यूस होंगे, जो ये वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है इन्हें हम कहते हैं ये एंटीबॉडीज, मिलियंस की तादाद में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद वो जो पैथोजन होता है या फॉरेन सब्सटेंस है या एंटीजन है उसको आसानी से किल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप जैसे नोट करें, सबसे पहले जैसे एंटीजन है कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके जैसे बी सेल के साथ बाइंड करता है, तो बी सेल में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वाई शेप स्ट्रक्चर जिनकी मौजूद है उसके साथ लिंक होंगे, बाइंड होंगे तो फौरन जैसे ये बी सेल डिवाइड होंगे किसमें, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल में, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, ये एंटीबॉडीज वाई शेप स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस किए उन्होंने। उसके बाद जो मेमोरी बी सेल होता है, मेमोरी बी सेल में जैसे वर्ड मेमोरी लफ्ज है, जैसे आप मेमोराइज करते हैं चीजों को, अभी भी जैसे आप मेमोराइज कर रहे हैं, और जब टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो अगर आपकी मेमोरी शार्प होगी
आप फौरन ही उसको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका जवाब किसमें मौजूद है, फौरन क्विक रिस्पॉन्ड देंगे, यकीनन आपने वो मेमोराइज किया है। तो इसी तरह से यानी अब ये जो मेमोरी बी सेल है उनके सरफेस पे भी ये जैसे एंटीजन को रिसीव करने के लिए मॉलिक्यूल्स मौजूद है। जैसे एंटीजन आएगा तो आप देखें इसके साथ ये बाइंड हो रहे हैं तो आप इस देखें मेमोरी बी सेल इसमें डिवाइड होगा, मेमोरी बी सेल में मजीद मेमोरी बी सेल्स में डिवाइड हुआ प्लस प्लाज्मा सेल्स में ये डिवाइड हुआ, ये सारे प्लाज्मा सेल। फर्क देखें, ये जस्ट प्लाज्मा सेल है और ये मेमोरी बी सेल है, दोनों में फर्क ये है प्लाज्मा सेल के यहाँ कोई भी जैसे एंटीजन को रिसीव करने के लिए जैसे यहाँ पे वाई शेप रिसेप्टर आपको नजर नहीं आ रहे, इसमें कोई भी वाई शेप रिसेप्टर आपको नजर नहीं आ रहा है। इनका काम है डायरेक्टली जैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके ब्लड स्ट्रीम में दाखिल करना है। बट जो मेमोरी बी सेल है उनके यहाँ सरफेस पे ऐसे वाई शेप रिसेप्टर मौजूद है। जैसे ही एंटीजन आएगा तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करने के बाद यही मेमोरी बी सेल डिवाइड्स इनटू फर्दर मेमोरी बी सेल प्लस में प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल के अंदर प्रोलिफरेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, प्रोलिफरेशन मींस मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवाइड होंगे जितने ज्यादा जैसे आप देख रहे हैं प्लाज्मा सेल बनेंगे उतने ज्यादा एंटीबॉडीज, मोर एंटीबॉडीज बनेगी, वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज है। तो इस तरह से बी सेल का रोल होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगेन जैसे बी सेल है, बी सेल के सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद है जो स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन को रिसीव करेंगे। जैसे ही रिसीव किया तो उसके बाद फौरन जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ये बी सेल प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल में। प्लाज्मा सेल का काम होगा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, मेमोरी बी सेल का काम होगा फ्यूचर में इन केस जैसे दोबारा से सेम एंटीजन आता है तो उसके साथ जैसे एंटीजन बाइंड होगा तो रिजल्ट में क्या होगा, इट विल डिवाइड इनटू मेमोरी बी सेल, डिवाइड इनटू मेमोरी बी सेल, फर्दर मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल्स सीक्रेट एंटीबॉडीज। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है, आप इसको यकीनन आसानी से नोट कर सकते हैं। अब ये सेम पॉइंट्स है टेक्स्ट में मौजूद है। जैसे अगर आप टेक्स्ट देखेंगे, इसी एनटीपी का टेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, टेक्स्ट पोर्शन के अंदर ये सेम चीजें हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं, ओनली एंड ओनली यही चीज मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल इम्यून रिस्पांस बाय सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी जिसमें एंटीबॉडीज के जरिए हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है एंटीबॉडी के जरिए वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। और इसमें ये एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल नॉट टी सेल, बी सेल प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे द प्लाज्मा क्लोन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू सीक्रेट बल्क क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर बी सेल बिकम प्लाज्मा सेल, बी सेल प्लाज्मा सेल में बन जाते हैं, बी सेल बिकम प्लाज्मा सेल। तो आपको याद होगा जैसे इलस्ट्रेशन आपने पढ़ी थी कि बी सेल की सरफेस पे वाई शेप स्ट्रक्चर है, उसके साथ एंटीजन जब बाइंड होंगे तो वो बी सेल एक प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिफरेंट प्रोलिफरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। They live for few days but secrete a great deal of antibodies during that time. तो उसके बाद जैसे वर्ड से जाहिर है कि प्लाज्मा बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी सीक्रेट करना, बट इनकी एज जो है बहुत ही कम होती है, कितनी फ्यू डेज तक होते हैं और इसमें जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। The plasma cell can produce more than 10 million molecules of antibodies per hour. but जितनी अरसे तक वो जिंदा होते हैं बी सेल ऐसे प्लाज्मा सेल, तो यकीनन जो है एंटीबॉडीज का बहुत ही बड़ा तादाद जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। If the same antigen enters the body later, बाद में जब भी फ्यूचर में जैसे वही सेम एंटीजन, सेम पैथोजन, सेम ऐसा फॉरेन सब्सटेंस अगर दाखिल होती है तो रिजल्ट क्या होगी, मेमोरी बी सेल डिवाइड टू मेक मोर प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल। यही इलस्ट्रेशन थी ना, आपको याद है सबसे पहले जैसे बी सेल है उसके सरफेस पे एंटीजन को रिसीव करने के लिए वाई शेप जो स्ट्रक्चर मौजूद थी उसके साथ बाइंड हुए तो दो किस्म के सेल बने, एक जैसे प्लाज्मा सेल बने उन्होंने एंटीबॉडी बनाए और दूसरे सेल मेमोरी सेल बन गए। मेमोरी सेल के सरफेस पे ऐसे वाई शेप रिसेप्टर्स मौजूद हैं किसको रिसीव करने के लिए, एंटीजन को रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने फंक्शन पढ़ा कि बी सेल्स जो अब प्लाज्मा सेल है ये फ्यू आवर्स तक जिंदा रहते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और पर आवर जैसे आप देखिए कितने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब रही बात, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेमोरी बी सेल के सेम पैथोजन वापस दोबारा आया है
अब मेमोरी बी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्या होगा, दैट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स बाय सेम एंटीजन। एंटीजन की मीनिंग है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, पैथोजन है, कोई भी जैसे बाहर से कोई बैक्टीरियम हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई भी हो सकते हैं, कोई भी जैसे एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस आएगी तो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ बी सेल टू डिवाइड प्लाज्मा क्लोन सेल एंड मेमोरी बी सेल्स and secretion of antibodies by plasma cells is called the humoral view. The humoral and cell mediated immune response. Humoral immunity provided by humoral immunity. Illustration हुई सेम, आप जैसे देखें अभी जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे बी सेल्स हैं, बी सेल के सरफेस पे जो है रिसेप्टर मौजूद है, किसको रिसीव करने के लिए, एंटीजन को रिसीव करने के लिए। जैसे ये डॉट्स हैं, ये सारी एंटीजन है, ये सरफेस पे आके बाइंड हुए तो अब आपने देखा कि बी सेल किस में डिवाइड हुआ, बी सेल ये डिवाइड हो गया दो सेल्स में, दो किस्म के सेल्स में। एक जैसे फर्दर जो उसमें बन गए प्लाज्मा सेल बन गए। प्लाज्मा सेल का काम क्या हुआ, प्लाज्मा सेल का काम हुआ कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, और मेमोरी बी सेल का काम यही होगा कि ये फ्यूचर में इन केस दोबारा से जब ये सेम पैथोजन आया तो सेम पैथोजन आया इट विल डिवाइड इनटू मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल के लेवल में आप जैसे देख रहे हैं कि मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह से हमारा जो बॉडी का डिफरेंस होता है। यही जैसे आई थिंक हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसी डायग्राम मौजूद है, पेज नंबर 301 पे डायग्राम मौजूद है जिसमें आप प्रीकर्सर सेल्स एंड बोन मैरो, उसमें बी सेल और टी सेल प्रोड्यूस होते हैं। बी सेल जैसे एक्टिवेटेड by foreign molecule divide and differentiate producing, उसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस करेंगे और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे। प्लाज्मा सेल का इलस्ट्रेशन में आप फंक्शन देख रहे हैं कि सीक्रेट एंटीबॉडीज इनटू ब्लड स्ट्रीम, और मेमोरी बी सेल्स लॉन्ग लिव्ड है, प्रोवाइड फ्यूचर इम्यूनिटी। कैसे फ्यूचर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आपने जैसे देखा फ्यूचर इम्यूनिटी जैसे फ्यूचर इम्यूनिटी जैसे सेम पैथोजन आता है तो उसके बाद जैसे उसके साथ रिसेप्टर मौजूद है उसके साथ बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद वही मेमोरी बी सेल डिवाइड हो जाता है, फर्दर मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। इस तरह से जो है ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये जैसे एंटीबॉडीज है वो उनकी किलिंग का तरीका क्या है, एंटीबॉडीज की जो है स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये आज जैसे हमारे न्यू टॉपिक्स है, जैसे एनटीबी में है, और इससे पहले जैसे एसटीबी में ये टॉपिक कभी नहीं आया था, कि एसटीबी में कभी भी ये टॉपिक नहीं आया था। जैसे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वाई शेप, जनरली इसकी रिजर्वेंस होती है, लाखों की तादाद में इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो है एंटीजेंस को रिसीव करने की इनमें एबिलिटी मौजूद है। डिफरेंट टाइप के एंटीजन, यकीनन तो अब क्वेश्चन अराइज यही होगा कि लाइक ऐसा क्या है कि जिनके अंदर इतने डिफरेंट डाइवर्स टाइप की जो है जिससे मॉलिक्यूल को रिसीव करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो अगर हम हमारे टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन मौजूद है तो एंटी जो लाइक जैसे एंटीबॉडी होती है उसमें टोटल जो है 4 जैसे प्रोटीन है, पेप्टाइड्स हैं, इनमें उनके बने हुए हैं। 2 जो चेन्स होती हैं उन्हें हेवी चेन कहते हैं, और जो 2 चेन होती है जिन्हें हम कहते हैं लाइट चेन। जैसे ये एक हेवी चेन है, इसी तरह से एक दूसरी हेवी चेन, एक और भी अनदर भी हेवी चेन होती है। 2 हेवी चेन्स हैं, 2 हेवी चेन्स हैं, और 2 जैसे चेन्स होती है वो लाइट चेन है। 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। जैसे ये हेवी चेन्स है, ये इन दोनों चेन्स को हम हेवी चेन कहते हैं। इसी तरह से जो 2 लाइट चेन्स होती हैं, लाइट चेन्स भी होती है। इसी तरह से ये लाइट चेन है और ये लाइट चेन, ये लाइट चेन है और ये भी लाइट चेन। तो टोटल जैसे 4 जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे 2 हेवी चेन्स होते हैं, 2 लाइट चेन। अब इस दोनों के अंदर जैसे ये 2 हेवी है, बड़े जो वर्ड से जा रहे हेवी है, और 2 लाइट चेन, इनके अंदर फर्दर और डिफरेंशिएशन मौजूद है, जिसके अंदर आप इसे देखेंगे एक जैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट मींस उनके अंदर जो कंपोजिशन होगी वो जैसे कांस्टेंट है, परमानेंट और कांस्टेंट, जैसे आपने कांस्टेंट जो इनकी कंपोजिशन होगी अमीनो एसिड की सीक्वेंस, और दूसरी जो सीक्वेंस होगी उसे कहेंगे वेरिएबल। वेरिएबल की मीनिंग होती है चेंजेबल, जैसे ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। इसी तरह से
ये जो लाइट चेन है उसके अंदर भी एक कांस्टेंट चेन होती है और दूसरी होती है वेरिएबल होती है। कांस्टेंट चेन होती है और वेरिएबल होती है। वेरिएबल वर्ड से जाहिर है कि ये डिफरेंट टाइप की जो यहाँ पे सीक्वेंस होगी, तो यहाँ पे एंटीजन को रिसीव करने के लिए ये साइड है, इस साइड पे एंटीजन आके बाइंड होगा, एंटीजन इस साइड पे जगह पे आके बाइंड होगा। यकीनन जब इस साइड पे आके बाइंड होगा तो जाहिर है ये जब वेरिएबल्स होंगे तो इसी वजह से लाखों की तादाद में डिफरेंट टाइप के एंटीजन को रिसीव करने की उनकी एबिलिटी होगी। अगर ये सारे एक जैसे या सेम सिमिलर होते तो जस्ट ओनली वन टाइप की कोई एंटीजन को रिसीव करने की सलाहियत होगी। यहाँ पे ये जो वेरिएबल जो पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है, चाहे वो हेवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो, हेवी चेन हो या लाइट चेन हो, उनके अंदर यकीनन जैसे डाइवर्स टाइप के जो है यहाँ पे वेरिएशंस मौजूद है। इसी रीजन की वजह से जैसे कुछ एंटीजन्स हैं जिनका लाइक जो यकीनन इसकी सरफेस के साथ इस तरह की जो है अगर स्ट्रक्चर होगी तो यही रिसीव करने के लिए उनमें डिफरेंट टाइप की जैसे ये वेरिएबल्स होंगे तो उसको रिसीव कर पाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस जो होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी ऐसी सीक्रेट हुई है तो जस्ट इसी में इस तरह के एंटीजन को रिसीव करने की सलाहियत होगी। बाकी इस तरह के एंटीजन जो होंगे जिनकी ऐसी शेप होगी यकीनन वो इसमें फिट या बाइंड होके नहीं, बाइंड नहीं होंगे तो यानी इसको ऐसे जो पैथोजन होंगे जिनकी सरफेस पे ऐसे जो रिसेप्टर मौजूद है इसके साथ ये एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं होगी, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है जैसे इनके जो वेरिएबल्स हैं जिनकी जो ये सरफेस है वो स्पेशली डिजाइंड होती है, स्पेशली ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि जिसमें यूनिक टाइप के एंटीजन को रिसीव करने की सलाहियत होगी। बाकी सब हर किस्म की, जैसे अगर हम कहते हैं जैसे वैक्सीन किसी बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी गई है तो ओनली एंड ओनली पोलियो वैक्सीन से पोलियो वायरस से लड़ने की सलाहियत होगी। तो यकीनन जैसे ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है किसके अगेंस्ट, ओनली एंड ओनली अगेंस्ट पोलियो वायरस। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हुई है तो उसमें एंटीबॉडीज बनी है अगेंस्ट ओनली एंड ओनली टू रिसीव हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इसी तरह से जो ये स्पेसिफिक यूनिक होती है ये जो इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, तो यकीनन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये वेरिएबल या ये जो मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी के कि उसकी शेप कैसी है, उसके साथ वो रिसेप्टर उनके साथ बाइंड होंगे या नहीं होंगे। तो एंटी बॉडी की जो है यकीनन हमारे एनटीबी में टॉपिक भी आ गया है तो उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडीज किस तरह की होती है और देन जो है एंटीबॉडी को थोड़ा सा डिस्कस करके और फिर हम आगे चलते हैं। एंटीबॉडी प्रोडक्ट तो अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे एंटीबॉडीज होती है जिसमें टोटल 4 चेन्स होती हैं। जैसे ये जो है एक हेवी चेन है, ये टोटल ये एक हेवी चेन, ये दूसरी हेवी चेन, तो 2 हेवी चेन हो गई। और ये ग्रीन कलर की है जैसे ये लाइट चेन है और ये भी लाइट चेन है। C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और परमानेंट है, इसमें भी लाइट चेन में भी C और कांस्टेंट। बाकी ये जो पार्ट है ये वेरिएबल होता है। तो यही सेम डिस्क्रिप्शन है कि Y shaped molecule which consists of 4 polypeptide chain, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, ये 4 polypeptide chain और 2 identical long chains। ये long chains identical means same similar है, ये long chains है, इन्हें हम कहेंगे heavy chains, and 2 identical short chains are called light chain। ये light chain वर्ड से जाहिर है ये long है तो ये heavy होगी chains और ये short है तो ये जो light chain होगी, light chain heavy chain। ठीक है, each chain has a constant segment and functional segment variable। एक कांस्टेंट सेगमेंट है हर चेन के अंदर, चारों चेन्स है चाहे लाइट हो या हेवी, उसके अंदर एक जो पार्ट है वो कांस्टेंट फ्रेगमेंट है, ये कांस्टेंट है। जैसे ये लाइट चेन 1 है तो इसमें ये कांस्टेंट पार्ट है, ये लाइट चेन इसका ये कांस्टेंट पार्ट है, ये हेवी चेन है जिसका ये पार्ट जो ये कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है। ये जो टिप है जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की मीनिंग है चेंजेबल, डिफरेंट टाइप की जो एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज हम कहते हैं इतने डाइवर्स टाइप के एंटीबॉडीज है, यकीनन ये डिपेंड करता है इस वेरिएबल पार्ट पे, वेरिएबल सेगमेंट।
In the constant segment C of the heavy chain, the amino acid sequence is constant within a particular immunoglobulin class. Immunoglobulin is antibody. Immunoglobulin is an antibody. Antibodies की various types हैं जो हमें डिस्कस नहीं करने. IG से एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म IG कहते हैं. एक IgM है, IgE है, इस तरह के वेरियस टाइप के और भी हैं. जैसे ये IG refers to immunoglobulin. इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एंटीबॉडी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, अल्टरनेटिव एंटीबॉडी के. वेरियस टाइप के जो एंटीबॉडीज होंगी तो हर एक के अंदर जैसे पॉइंट ये है, द कांस्टेंट सेगमेंट ऑफ हेवी चेन, द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज कांस्टेंट विद इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. हर एंटी जाहिर है वेरियस टाइप के हम कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडी उनकी कंपोजिशन अलग होनी चाहिए. तो ये कंपोजिशन किस पे डिपेंड करती है? इस कांस्टेंट पार्ट पे करती है. On the other hand, variable segment consists of different amino acid sequence in every antibody. हर एंटीबॉडी चाहे वो एक ही क्लास की हो, बट इसके अंदर ये पार्ट होगा, ये सेक्शन होगा, ये वेरिएबल हर एक एंटीबॉडी दूसरे एंटीबॉडी से डिफरेंट होगी. बाकी इसमें जैसे 4-5 आई थिंक किस्म है, IgE इस तरह से हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, एंटीबॉडी है उनके, बाकी हर एंटीबॉडी का ये वेरिएबल सेक्शन है. Therefore, they act as an antigen binding site, and each antibody has a 2 antigen binding site. तो जैसे देखिए हर एक कोई भी अगर एंटीजन आता है, कोई भी पैथोजन आता है, उसकी 2 बाइंडिंग साइट है. कौन सी 2 बाइंडिंग साइट है? एक जैसे लॉन्ग चेन और हेवी चेन का ये सेक्शन भी बाइंडिंग साइट है, और राइट चेन है इसका भी ये जो सेक्शन है बाइंड है. इसी तरह से ये देखिए यहाँ से भी है, जैसे एक हेवी है और राइट है. एक ओवरऑल यूनिट, इस यूनिट को कहेंगे ये एक यूनिट है, और इसी तरह से ये एक दूसरा यूनिट. तो कलेक्टिवली इनसे कहेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट है. ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, ये भी यहाँ पे भी एंटीजन बाइंड हो सकता है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक एंटीजन. Therefore, they act as an antigen binding site. Each antibody has 2 antigen binding site. यहाँ पे भी जैसे एंटीजन बाइंड होगा, और इसी तरह से यहाँ पे भी एक एंटीजन बाइंड हो सकता है. तो इन साइट्स को, जगह को कहेंगे हम एंटीजन बाइंडिंग साइट. एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी जो फॉरेन पार्टिकल होगा, यकीनन जिसकी अगर ऐसी शेप होगी तो इसके साथ ये जो बाइंड हो रहा है, तो ये जो है ये एक फॉरेन पार्टिकल एंटीजन, एक यहाँ पे बाइंड होगा और ये किस तरह से यहाँ पे होगा, तो इसे कहेंगे ये एंटीजन बाइंडिंग साइट. तो ये वाई शेप ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज कहते हैं. हमारे एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम इनकी स्ट्रक्चर आई है, और ये वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल की मीनिंग ये सभी हमने पढ़े कि डिफरेंट जैसे एंटीजन्स होंगे वो इसके साथ आके बाइंड करें. फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी एंटीजन है, आप ये देखें, ये जो पार्ट है ये वेरिएबल पार्ट है. वेरिएबल पार्ट है, इसमें आप देखें कौन सी मींस एंटीजन इसके साथ आके बाइंड करेंगे. एग्जांपल दिए गए इस तरह की होगी, ये बाइंड नहीं होगा. ये होगी जस्ट इस तरह से, तो ये भी बाइंड नहीं होगी, ये भी बाइंड नहीं होगी, ये भी नहीं बाइंड होगी. यानी ये पैथोजन, ये पैथोजन, ये पैथोजन, ये पैथोजन इसको ये डिटेक्ट नहीं करेगी. ओनली एंड ओनली इस तरह की जो यकीनन जो एंटीबॉडीज होगी वो इसके साथ आके बाइंड करेगी. जैसे देखिए इसकी शेप में वेरी क्लियर है. शेप इतनी आसान क्लियर पड़ी, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इस तरह का अगर कोई पैथोजन होगा जिसके एंटीजेनिक जैसे सरफेस पे ऐसे जो पार्ट्स होंगे, तो उसको फौरन ये लाइक बाइंड करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिसीव करेंगे और देन इसको किल कर सकते हैं. बाकी इस तरह की जिसमें अगर पार्ट्स हैं तो ये एंटीबॉडी उनको कुछ भी नहीं करेगी. इसी तरह से ये एंटीबॉडी है जिसमें आप इसे देखें, ये पार्ट जो है ये सेगमेंट, ये आपको पता है वेरिएबल सेगमेंट. इसमें आप जैसे ये पार्ट है नहीं, इसमें बाइंड हो सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ये पार्ट है इसके साथ आपकी बाइंड है, नहीं हो सकता है. तो यानी इस तरह के पैथोजन होंगे तो मींस उनके लिए ये एंटीबॉडी इफेक्टिव नहीं है. ओनली एंड ओनली सर्टेन टाइप की जो है जो पैथोजन होते हैं उनके साथ ये बाइंड करने की एबिलिटी या सराहना होती है. ठीक है, इस तरह से हम जो एंटी बॉडी की स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करना है, याद भी करना है. अब हम जैसे देखेंगे एंटीबॉडी की किलिंग का तरीका क्या है जो एसटीबी पार्ट के अंदर मौजूद है, जस्ट वर्ड की सूरत में. जैसे फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी का काम एक है न्यूट्रलाइजेशन. एंटीबॉडी का एक काम है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन को न्यूट्रलाइज करना. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायरस आया है तो फिर या ये बैक्टीरियम है, तो उसके इर्द गिर्द आप जैसे देख रहे हैं ये जो वायरस शिफ्ट जो मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन्स हैं ये एंटीबॉडीज हैं.
ये इसके इर्द गिर्द आ गए तो अब ये जो कहीं पे भी एस्केप नहीं हो सकता है, किसी भी सेल के अंदर दाखिल अब नहीं हो सकता है, तो इस अमल को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ब्लॉक्स द वायरल बाइंडिंग साइट्स, फोर्स बैक्टीरिया के साथ जैसे उसके ऊपर कवर अप हर साइड पे ये एंटीबॉडीज आ जाएंगी, तो इस अमल की किलिंग के अमल को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। इसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा एक तरीका है एंटीबॉडीज का अग्लूटिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। अग्लूटिनेशन की मीनिंग है जैसे ये बैक्टीरियम है, ये सारी जो शेप्स है बैक्टीरियम, तो डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं, उनको उनके साथ ये बाइंड होके इनको एक क्लाट की सूरत में बना लेंगे। जितने जैसे इसमें और इसमें फर्क ये है, जैसे ये देखिए एक बैक्टीरियम है और उसके इर्द गिर्द ये सारी एंटीबॉडीज आ गई। यहाँ पे क्या है, मेनी बैक्टीरिया है, जैसे ये देखिए ये एक एंटीबॉडी है, ये एक एंटीबॉडी, इसके साथ ये सब बाइंड होके जैसे उन्होंने एक क्लाट सा बना लिया है, तो इसे कहेंगे अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन लफ्ज की मीनिंग है क्लाट। तीसरा तरीका होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड एंटीजन। जैसे ये एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एंटीजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड एंटीजन्स, तो ये जैसे डिसॉल्व्ड एंटीजन यानी उसका मतलब है कि यानी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या टॉक्सिन्स वगैरह हैं उनके, तो उनके साथ ये जैसे वाई शेप स्ट्रक्चर उनके साथ ये बाइंड कर देंगे, तो हम इसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो इसे इस अमल को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड एंटीजन। एंटीजन की मीनिंग होती है ये जो फॉरेन पार्टिकल है उनके साथ ये बाइंड हो जाएंगे, और ये इनका जो इफेक्ट होगा वो अब सेल्स पे नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज ने इनको पकड़ लिया है, जो प्रेसिपिटेशन कर ली है, तो अब ये नहीं फर्दर इसको कुछ नहीं। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको पता है कि आपने जैसे पढ़ा है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक दूसरे को स्टिमुलेट करता है, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से काफी सारे जो प्रोटीन्स एक कोर फार्मिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोर फार्मिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपने जैसे पढ़ा है। तो जब एंटी, जैसे ये पर्पल कलर की आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये एंटीबॉडी है और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, एक प्रोटीन है दूसरा प्रोटीन है। अब जब ये एंटीबॉडीज हैं तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वर्क कर रहे हैं, अदरवाइज ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी वर्क ना कर रहे। तो इसी तरह से मेनी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आएंगे और अल्टीमेटली और पैथोजन की जो है मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक होल बना लेंगे, और होल बना लेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, लाइसिस ऑफ सेल होगा। जैसे ये पैथोजन था और इसकी वजह से ये लाइसिस हुई है, ये अगर एंटीबॉडीज ना होती तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी वर्क नहीं कर पाते। तो ये भी एक एंटीबॉडीज का एक मेथड है, हेल्प है, जैसे हमें देते हैं इसमें पैथोजन से लड़ने के लिए। कैसे एक सेल की लाइसिस भी कराते हैं। जब ये सारी चीजें होंगी, कौन सी न्यूट्रलाइजेशन, अग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन होगी, तो इट प्रोमोट्स द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। इट प्रोमोट्स, ये तीनों प्रोसेस फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट करेंगे। यकीनन एंटीबॉडीज का काम नहीं है कि फेगोसाइटोसिस कराना, बट ये मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करेंगे। जैसे अगर किसी एंटीबॉडी ने पकड़ लिया, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे कहते हैं कि 3-4 कोई पर्सन है, उन्होंने मिल के जैसे एक चोर को पकड़ लिया है, तो यकीनन आपको फर्दर काम ये उन लोगों का नहीं होगा कि इस चोर को सजा दें। लोग, किन लोगों का काम होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आएंगी, उसी चोर को या कोई थीफ है या कोई क्रिमिनल है उसको पकड़ के लेके जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम में भी यही है कि एंटीबॉडीज का ये काम नहीं है कि फेगोसाइटोसिस कराना, फेगोसाइटोसिस कराना ये मैक्रोफेज का काम होगा। तो जाहिर है जब एंटीबॉडीज किसी भी बैक्टीरियम को पकड़ के बैठे हैं जैसे किसी भी तरीके के जरिए, तो यकीनन फिर क्या होगा, मैक्रोफेजेस वहां पे अट्रैक्ट होके आएंगे और इसी को जैसे किल करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज ओवरऑल हेल्प इन सेल लाइसिस, एंटीबॉडीज जो हेल्प देंगे किसमें, एंटीबॉडीज सेल लाइसिस में भी हेल्प देंगे और फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प देते हैं, सेल लाइसिस और फेगोसाइटोसिस में हेल्प देते हैं। तो इस तरह से एंटीबॉडी की आपको स्ट्रक्चर पढ़नी है, याद भी करनी है, बिकॉज़ एंटीबी में टॉपिक मौजूद है। किलिंग का तरीका क्या है, जो जैसे एसटीबी के अंदर जस्ट डेफिनेशन है, जैसे वर्ड है, की वर्ड है, डेफिनेशन भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, ये हमें एक्सप्लेनेशन की खातिर जैसे आज हम पढ़ रहे हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, जस्ट उसी को जैसे देख रहे हैं। बाकी इसमें कोई भी आपको पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं। अब जैसे हम 301 पेज पे जो हेडिंग मौजूद है, 301 पेज पे हेडिंग मौजूद है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी 301 पेज पे। एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन और आईजी की लफ्ज से जो है शॉर्ट फॉर्म है आईजी।
उससे एक्सप्रेस किए जाएंगे। वाई शेप स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स है, सर्कुलेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक एंटीजन के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं, बाकी नहीं, सिर्फ ओनली यूनिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का कोई एंटीजन होगा उसके साथ बाइंड करने की एबिलिटी होगी, देयरबाय अटैकिंग द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स पे कैसे अटैक करते हैं, आपने देखा कि ओवरऑल जो है लाइसिस में हेल्प देते हैं, ओवरऑल फेगोसाइटोसिस में हेल्प देते हैं, ठीक है। तो द एंटीबॉडीज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एंड लिम्फ टू द पैथोजन इन्वेजन साइट। जहां पे भी पैथोजन होंगे वो फौरन इनके यहाँ रिसेप्टर्स जैसे बाइंडिंग साइट मौजूद है, उस पैथोजन के साथ बाइंड करेंगे और देन फर्दर आइदर सेल लाइसिस हो सकती है या फेगोसाइटोसिस हो सकता है, फेगोसाइटोसिस। A typical antibody is Y-shaped molecule which consists of 4 polypeptide chains. Two identical chains are called heavy chains and two identical और दूसरी है जिन्हें short chains कहते हैं। जो light chains हैं, each chain has a constant segment और a functional and variable segment है। तो एक variable C और V, जैसे आपने पढ़ा, C stands for constant, V stands for variable, and the constant segment C our heavy chain and amino acid होती है the constant होती है the particular class of immunoglobulin. Immunoglobulin that is the antigen or antibody IgE, IgM, इस तरह की various type की antibodies है, antigen नहीं है। On the other hand, variable segment consists of different amino acid sequences in every antibody, therefore they act as an antigen binding site. यानी फॉरेन पार्टिकल को रिसीव करने की जो साइट होगी, जगह होगी, प्लेस होगी, वो कौन सी होगी, वो होगी वेरिएबल साइट होगी, चाहे वो लाइट की हो चाहे हेवी चेन की हो। ईच एंटीबॉडी हैज टू एंटीजन बाइंडिंग साइट, दो एंटीजन बाइंडिंग साइट, जैसे वाई लाइट में जो स्ट्रक्चर है ना आपने जैसे देखा, तो उसके अंदर एक लाइट चेन है, हेवी चेन है, तो ये दोनों जो एक ये बाइंडिंग साइट है और एक ये बाइंडिंग साइट है, दो बाइंडिंग साइट है जैसे आपने, ठीक है। इस तरह से हमने लाइक नोट कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, 302 पेज पे है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी वर्क इन डिफरेंट वेज, दे कैन बाइंड इनटू एंटीजन फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमोट फेगोसाइटोसिस। जैसे अभी इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट करा, तो उसमें जैसे हेल्प देते हैं। बाकी जैसे सेल लाइसिस का जिक्र नहीं है, सेल लाइसिस कैसे होता है आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होंगे, जब एक दो बाइंड होंगे तो और भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएंगे, मेनी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएंगे, पोर बनाएंगे, पोर बना के होल बन जाएगा और देन लाइसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली फेगोसाइटोसिस का जिक्र है। और इसमें जैसे दूसरा जो मेथड है जैसे लाइसिस का है, जैसे पोर फार्मिंग प्रोटीन्स आ जाते हैं, पोर बनाते सेल की लाइसिस होती है, सेल लाइसिस भी उसमें भी मदद करा सकते हैं, सेल लाइसिस में भी एज वेल एज फेगोसाइटोसिस। दे एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कौन सा है, जो लाइसिस कराता है। एंटीबॉडीज आल्सो कंबाइन विद टॉक्सिन, तीसरा तरीका ये एंटीबॉडी का टॉक्सिन के साथ कंबाइन हो जाएंगे टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन। तो ऐसी जो एंटीबॉडीज होंगी उन्हें हम कहेंगे एंटी टॉक्सिन कहेंगे, दैट आर कॉल्ड एंटी टॉक्सिन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पैथोजन ने एक कोई टॉक्सिन बनाया, पॉइजन बनाया, जहर बनाया, जिसका जैसे इफेक्ट किस पे होता है, हमारे सेल्स पे होता है। एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे तो ऐसी एंटीबॉडीज होंगी तो उन्हें हम कहेंगे एंटी टॉक्सिन कहेंगे। टॉक्सिन किसने सीक्रेट किए थे, टॉक्सिन इसी पैथोजन ने सीक्रेट किए थे, उसी को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उसी को न्यूट्रलाइज करेंगे हमारी एंटीबॉडीज अगर मौजूद हैं तो the binding of antibody to a toxin, for example, can neutralize the poison by changing its chemical composition. Such antibodies are called anti-toxin. ऐसी antibodies को हम anti-toxin की definition हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है कि यदि अगर एंटीबॉडीज अगर किसी भी पैथोजन के टॉक्सिन के साथ बाइंड करेंगे तो ऐसी एंटीबॉडीज को हम कहेंगे एंटी-टॉक्सिन, एंटी-टॉक्सिन। फर्दर टाइप है एक इनबॉर्न और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको पता है इनबॉर्न इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ इंसान के पैदा होने के साथ साथ ये कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं, जिससे कि आपको याद होगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का आपको याद है इंटैक्ट स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने जैसे देखा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पैथोजेंस है को किल करने की, जैसे एक फेगोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, एनकी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, इंटरफेरोन है,
इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है, फीवर है, ये सारे जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये भी जैसे इननेट बाय बर्थ है, जिससे में मिलते ही इननेट और इनबॉर्न और इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एबिलिटी ऑफ इननेट इम्यून सिस्टम टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट स्पेसिफिक। और आपने जैसे पढ़ा है कि नॉट स्पेसिफिक यानी वो कौन सा होगा, यानी नॉन स्पेसिफिक, जिससे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, हर किस्म के पैथोजन से फाइट करना, रेजिस्टेंस देना, ये जैसे इनबॉर्न इम्यूनिटी का काम है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और पार्ट ऑफ इम्यूनिटी अरेंजमेंट, हाईली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपने पढ़ा है, बट इट टेक्स सेवरल डेज फॉर द सिस्टम टू बिकम फुली फंक्शनल। जैसे आपको पता है कि उसको कई दिन जैसे बाद में लगते हैं कि उसको डेवलप होने में, बट ये इमीडिएट रेस्पॉन्स कौन देता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स देगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इमीडिएट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी, टू कंपोनेंट्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इज डन थ्रू टी सेल्स, और ह्यूमरल इम्यूनिटी आपको पता है एंटीबॉडीज के जरिए, बी सेल्स के जरिए जैसे होती है। तो ये फर्दर हमने ये जैसे इनका डिस्टिंग्विश चार्ट वगैरह हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ भी आपको सिर्फ दो टर्म सीखने थे, एक इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ इंसान को जैसे पैदा होने के साथ कंपोनेंट्स मिलते हैं, और दूसरी जैसे होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, देन लेटर ऑन जैसे बी सेल और टी सेल के जरिए जो होती है, तो उसे हम कहते हैं जैसे ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्दर ये जो टाइप्स हैं इम्यूनिटी के, ये भी हमारे एसटीबी पार्ट में मौजूद है, एज वेल एज एनटीबी पार्ट के अंदर मौजूद है, दोनों के अंदर मौजूद है। ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बहुत ही आसान तरीका है। एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिससे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी होती है, और दूसरी इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो किस्म है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हम उससे इम्यूनिटी को कहते हैं which result from the production of antibodies by the immune system in response to presence of antigen। अगर कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में दाखिल होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इम्यूनिटी हमें मिलती है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देखें चिकन पॉक्स है, इसका वायरस अगर हमारी बॉडी पे अटैक करता है, जाहिर है हमें इन्फेक्शन तो होगा, चिकन पॉक्स तो होंगे, बदले में क्या होगा, बदले में ये होगा कि फ्यूचर में अगर चिकन पॉक्स का वायरस अगर हमारी बॉडी में दाखिल होता है, तो वो वायरस वो किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने अपनी उसकी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली है। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरह से कोविड वैक्सीन, जैसे कोविड किसी पर्सन को अगर नहीं हुआ है, हेल्दी पर्सन है, अगर उसकी किसी पर्सन की बॉडी में जैसे हम जैसे वैक्सीनेशन कराते हैं तो जाहिर है हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, किसके अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। तो ये भी क्या कौन सी इम्यूनिटी हुई, जो एंटीबॉडीज के जरिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, उससे प्रोवाइड होती है, उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक जैसे नेचुरल होगी और दूसरी होगी आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सी, जो नेचुरल वही जो पहला हमने किस्म पढ़ा कि इन्फेक्शन होने के बाद जैसे कुदरती हमारे जिस्म में खुद ब खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए, जैसे हमने चिकन पॉक्स का एग्जांपल लिया। और दूसरा एग्जांपल जैसे कोविड से बचने के लिए जैसे वैक्सीन होती है वो करवाते हैं, वो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, वेरी इजी। तो यही दो किस्म है, एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, is a kind of immunity which is obtained as a result of natural infection, जैसे चिकन पॉक्स किसी पर्सन को एक बार हो जाता है, the body manufactures its own antibodies when exposed to an infectious agent कौन सा, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस ऐसे आया था, उसके बदले में हमारी बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया, उसके बदले में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए। अब भले चिकन पॉक्स आ जाए, वायरस आ जाए, this type of immunity is most effective and generally persists for a long time, sometimes even for life, जैसे चिकन पॉक्स। ठीक है, जैसे हमारे एनटीबी एसटीबी दोनों के अंदर ऐसी डेफिनेशन मौजूद है। तो ये इस तरह की इम्यूनिटी हुई नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज के जरिए हुई।
इसी तरह से आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ये वैक्सीनेशन के जरिए होती है। वैक्सीनेशन के जरिए जो इम्यूनिटी होती है उसके कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के जरिए अचीव बाय द इंजेक्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरली, जैसे पोलियो की वैक्सीन ओरली और माउथ के जरिए दी जाती है। काफी सारी ऐसी वैक्सीन होती हैं जो इंजेक्ट की जाती है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंटीजन, डीनेचर्ड पार्ट होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है एंटीजन का या पैथोजन का, उसी पैथोजन का, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा पोर्शन के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, कोई कॉल्ड द वैक्सीन इनटू द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन के जरिए कौन सी इम्यूनिटी होती है, दैट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एंटीजन स्टिमुलेट्स द बॉडी टू मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज, जैसे मेनी टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं, सिंपल वैक्सीन है, जब पोलियो वायरस की वैक्सीन है, पोलियो वायरस की इनएक्टिव और डीनेचर्ड पार्ट होते हैं जिससे हम एंटीजन कहते हैं। यही एंटीजन किसी पर्सन के अंदर जैसे एंटर करेंगे, चाहे ओरली हो जैसे या इंजेक्शन के जरिए, उसके बदले में क्या प्रोड्यूस होगा, उसके बदले में उस एंटीजन की अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी अगेंस्ट अदर एंटीजन। ऑफन second booster is given and this stimulates a much quicker production of antibody which is long lasting and which protects the individual from the disease for a considerable time। जैसे आजकल जैसे कोविड की जो सीजन है, आपको पता है कि काफी सारी ऐसी वैक्सीन्स डिफरेंट मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स वैक्सीनेशन की चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीनेशन कराई गई है, जो साइनोफार्म, साइनोवैक वगैरह, उसके 2 डोज है। जैसे 2 डोजेस है, तो फर्स्ट डोज होता है उसमें फ्यू एंटीबॉडीज बनेगी, सेकेंड डोज दिया जाता है तो यानी एक्सपोज किया जाता है हमारी बॉडी को, तो उसके बदले में क्या होगा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जैसे बी सेल होते हैं वो एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, तो यही बी सेल डिवाइड होते हैं प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल का काम भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है, बट कम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट बूस्टर जो दिया जाता है, सेकंड डोज दिया जाता है, यानी हमारे इसी उसको फौरन कौन सा सेल डिटेक्ट करेंगे, मेमोरी बी सेल करेंगे। मेमोरी बी सेल उसको जैसे सेकंड डोज को जो पैथोजन का पार्ट है उसको डिटेक्ट करेंगे, तो आपने देखा कि मेमोरी बी सेल क्या करेंगे, फौरन इसको रिकॉग्नाइज करके मेमोरी बी सेल डिवाइड हो जाएंगे। किसमें, एक अगेन जो प्लाज्मा सेल में और मेमोरी बी सेल में। प्लाज्मा सेल मिलियंस की तादाद में न्यू एंटीबॉडीज बनाएंगी और अगेन उसमें मेमोरी सेल भी बनाते हैं। तो ये सेकंड डोज का काम होता है, ये बूस्टर का काम होता है कि मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, लॉन्ग लास्ट, काफी अरसे के लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एंटीबॉडीज। देन वो एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो भी एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम आते हैं पैसिव इम्यूनिटी की तरफ आते हैं। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के बाद है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वर्ड से जाहिर है, अब ये एंटीबॉडीज के जरिए जैसे एंटीजन आया और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, इस तरह से नहीं। अब पैसिव इम्यूनिटी जो एक शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है which results from the introduction of antibodies from another person or another animal, या किसी दूसरे पर्सन की एंटीबॉडीज ली जाती है या किसी another animal से भी एंटीबॉडीज ली जाती है, उसके जरिए जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, उसे मिलती पैसिव इम्यूनिटी। अगेन इसके दो किस्म है, एक है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है जैसे प्रेग्नेंट मदर जो होती है, अपने जैसे डेवलपिंग यंग वन को एंटीबॉडीज जो है उसमें जो है उसकी ट्रांसफर होती रहती है, नंबर 1 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नंबर 2 जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, सारे मिल्क इज द फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया और मैमल्स की है, उसमें जो लाइक जो फर्स्ट मिल्क का कोलेस्ट्रम होता है जो एक थिक मिल्की फ्लूइड, मिल्क लाइक एक फ्लूइड होती है, ट्रू मिल्क नहीं है। सब आप स्टूडेंट को मालूम है, काफी सारे मैमल्स हैं उनमें जैसे अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, तो जैसे बफेलोज हैं, गोट्स हैं, काउज हैं, उनका पहला मिल्क होता है तो आम यूज का नहीं होता, इस्तेमाल का नहीं होता, वो जरा थिक होता है। इसी थिक मिल्क को कहेंगे कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम इज रिच इन एंटीबॉडी, वो उस वक्त उस यंग वन के लिए जरूरी है। जैसे तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहेंगे कि ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है।
नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू डेवलपिंग ह्यूमन ट्रांसफर हो सकती है एंटीबॉडी। नंबर 2 थ्रू मिल्क, फर्स्ट मिल्क के जरिए होंगी तो इसे हम कहेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और दूसरी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, वो किसी अदर एनिमल से या अदर पर्सन की एंटीबॉडी लेके उसका इलाज किया जाता है, उसे हम कहते हैं कि ये जो है आर्टिफिशियल पैसिव। जैसे कोविड जैसे लास्ट ईयर से नया नया आया था, आपको याद होगा, शुरू जाहिर है डिजीज नहीं होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस, न्यू ऑप्शंस आते रहते हैं, अगर ऐसे करेंगे ठीक हो जाए। तो शुरू में एक ऐसा ट्रीटमेंट का तरीका आया था कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को, अनलकी पर्सन को जैसे कोविड हुआ था, कोविड होने के बाद उस पर्सन में एंटीबॉडीज बनी थी, तो आपको याद होगा तो वो पर्सन कितने कीमती या वैल्यूएबल उस दौर में थे कि वो पर्सन अगर अपनी एंटीबॉडीज दें तो दूसरा एक ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कोविड था उसको अगर एंटीबॉडीज दिए गए तो मींस वो ठीक हो रहे थे। तो यानी एक पर्सन ऐसा जिसके पास एंटीबॉडीज थी अगेंस्ट कोविड, उसको कोविड हुआ था, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी थी, वही एंटीबॉडीज एक डिजीज पर्सन, बीमार पर्सन है, कोविड की वजह से बीमार हो गया, उसको दी गई। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहेंगे आर्टिफिशियल पैसिव। बाकी ये डिस्क्रिप्शन है, द पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल, सब 10 minutes 10 minutes. One individual are passed into the other individual, they give immediate protection, unlike the active immunity which takes a few days or few weeks to build up. However, only it provides a protection against infection a few weeks, for the antibodies are broken down by the body's natural process, their numbers slowly fall and the protection is lost. ये पैसिव इम्यूनिटी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज किसी दूसरे मींस पर्सन से आ रही है, आइदर जो मदर की एंटीबॉडीज है या जिसे दूसरे एक इन्फेक्टेड पर्सन उन्होंने एंटीबॉडी डेवलप की, तो ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन नहीं है। एक है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मे बी गेन नेचुरली, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज फ्रॉम अ मदर कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड एंटर द फीटस आर डेवलपिंग यंग वन, या एम्ब्रियो के अंदर वो आ सकते हैं थ्रू प्लेसेंटा। In this way, provide protection for baby until it has own immune system is fully functional. Passive immunity may be provided by colostrum. Colostrums क्या है? Early milk या first milk होता है, thick milk होता है. First secretion of the mammary glands, the baby absorbs the antigen through its gut. तो milk के जरिए जैसे वो एंटीबॉडीज हैं, then वो एंटीबॉडीज gut के जरिए जैसे यकीनन उसकी सर्कुलेशन में। उसके बाद artificial passive immunity है। Antibodies which have been formed in the one individual are extracted. जैसे कोविड जिसको हुआ था अनलकी पर्सन को, वो ठीक हो गया, सेहतमंद हो गया, बट उसकी बॉडी के अंदर क्या बने थे, उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। अब फॉर्म इन इंडिविजुअल, ये इस इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडीज बनी, अब यहाँ से इन एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट किया गया है, इससे यानी लिया गया है, देन किसमें इंजेक्टेड इनटू द ब्लड ऑफ अनदर इंडिविजुअल। अनदर इंडिविजुअल कौन सा, जो पर्सन बेचारा बीमार है कोविड की वजह से, उसको एंटीबॉडीज दी, which may or may not be the same species, जो जरूरी नहीं है सेम स्पीशीज हो सकती, जैसे कोविड की सीजन में दायरे पर्सन है या कभी कभार दूसरे एनिमल की भी एंटीबॉडीज होती है वो इसमें लगाई जाती है। they can be used to immediate protection if person has been is likely to be exposed to a particular disease. For example, specific antibodies for combating tetanus and diphtheria used to be cultured in horses and injected into human beings. Only antibodies of human origin are now used to human. जैसे रिसर्च थी कई और भी एनिमल्स से जिनमें भी जैसे कोविड वायरस की प्रेजेंस पाई गई थी, उनकी बॉडी के अंदर भी लाइक एंटीबॉडीज यकीनन सीक्रेट होंगी, बट वो एंटीबॉडीज जो अदर एनिमल्स की ह्यूमन पे अप्लाई नहीं की गई थी, ह्यूमन टू ह्यूमन जो एंटीबॉडीज अप्लाई की गई थी। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसी तरह से साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं कि अगर एक ह्यूमन के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो दूसरे पर्सन में एटलीस्ट जो एंटीबॉडीज होती है, तो यही तरीका चल रहा है। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ह्यूमन आरएस ग्रुप और इस तरह से जो है आर यूज्ड, जैसे एंटीजन। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का एग्जांपल है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। आप स्टूडेंट्स को याद होगा, जैसे अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है, तो डेवलपिंग एनिमल यकीनन जो है RH पॉजिटिव होगा। अगर जेनेटिक्स थोड़ी बहुत याद है आपको,
तो बेबी डेवलप जो हो रहा है मदर की बॉडी के अंदर, उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मदर खुद जो नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, कभी कभार जैसे पॉजिटिव एंटी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो जाहिर है कभी कभार प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस कर जाएगा, तो मदर को स्टिमुलेट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जैसे आप देखें तो मदर क्या करेगी, मदर विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी, मदर विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी। तो सेकेंड प्रेगनेंसी जो होगी तो उसमें मदर के पास इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज होंगी कि उस डेवलपिंग यंग वन जैसे डेवलप होगा तो उसकी जो आरबीसी को किल कर लेगा। इस कंडीशन को कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरेथ्रोब्लास्ट किससे कहते हैं, इमेच्योर आरबीसी होते हैं। फीटलिस यानी फीटस और एम्ब्रियो की आरबीसी को किल करने की एंटीबॉडीज किसके पास है, मदर के पास है। अब जाहिर है जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जो दूसरी जो रिपोर्ट्स आर टेस्ट की करवाई जाती है उसमें वन ऑफ देम ब्लड ग्रुप भी होता है। ब्लड ग्रुप फादर और मदर का पूछा जाता है। जैसे अगर फादर पॉजिटिव में है और मदर नेगेटिव में है तो ऐसी सिचुएशन में डेवलपिंग यंग वन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो सकती है। बट आजकल जैसे ट्रीटमेंट अवेलेबल, अगर ऐसी कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए, डायग्नोस हो जाए, तो मदर को एक इंजेक्शन दी जाती है ऐसी मदर को जो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। कौन सी एंटीबॉडीज, जो डेवलपिंग यंग वन की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है उन एंटीबॉडीज को नहीं बनाएगी, ऐसी इंजेक्शन दी जाएगी। वो इंजेक्शन क्या होती है कि वो ऐसी जो एंटीबॉडीज होंगी उनको बनने ही नहीं देगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ह्यूमन RH ग्रुप एंटीजेंस आर यूज्ड। इस तरह से जो ट्रीटमेंट भी की जाती है। बहरहाल तो इसी तरह से जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक एनिमल्स थे, डिप्थेरिया, हार्सिस का जैसे जिक्र है, टेटनस और डिप्थेरिया। फॉर एग्जांपल जैसे एक ऐसी जो है टेटनस का जो टॉक्सिन है, टेटनस का टॉक्सिन सबसे पहले जैसे हार्स को लगाया जाता है, तो यकीनन हार्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, हार्स के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडी अगेंस्ट टेटनस। टेटनस जैसे एक बैक्टीरियल डिजीज है, टेटनस बैक्टीरियल डिजीज, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी। यही एंटीबॉडीज इनको एक्सट्रैक्ट करके एक ऐसे पर्सन को, पेशेंट को दी जाती है और देन ये पेशेंट या पर्सन जो है सेहतमंद होता है। तो यानी एक हार्स की जो एंटीबॉडीज थी पर्सन को लगाएगी, ये है पैसिव इम्यूनिटी। जैसे हमने कहा ना, एक पर्सन की एंटीबॉडीज दूसरे पर्सन में जाए या इवन एक एनिमल की एंटीबॉडीज जो है दूसरे एनिमल को दी जाए। तो इन केस ऑफ टेटनस को ये प्रोसीजर होता है कि जैसे टेटनस का जो है कुछ जैसे इनएक्टिव फॉर्म है, इसके ऐसे फॉर्म हार्स को दी जाएंगे, हार्स यकीनन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और यही एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट करके किसी पर्सन पे अप्लाई की जाएंगी। तो ये भी एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है, ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है। डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम नए टॉपिक है। डिसऑर्डर तो इससे पहले कभी भी ये टॉपिक नहीं था एसटीबी एनटीबी में, ये आखिरी एडी के इस चैप्टर की, तो इस वजह से सर अब्दुल खालिक साहब से रिक्वेस्ट की है कि 10 मिनट्स हमें चाहिए तो ये इस टॉपिक को फिनिश कर दें। तो सर ने ओके कर दिया है, तो ये आज इम्यून सिस्टम को पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, सम कंडीशन दैट स्टिमुलेट इफेक्टिव इम्यून, इस हर एक सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सब के अंदर डिसऑर्डर होते हैं। इसी तरह से इम्यून सिस्टम के भी काफी सारे डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज एलर्जीज। यकीनन जैसे हर एक पर्सन को कोई ना कोई ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिनकी वजह से एलर्जीज होती हैं, जिसमें स्नीजिंग एक फैक्टर भी है, और इसी तरह से बॉडी पे रेड स्पॉट्स, रेड जैसे स्पॉट्स हो जाते हैं, एलर्जीज होती है। तो एलर्जी से एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसकी मैकेनिज्म और फिनोमेना क्या है, इसकी मैकेनिज्म और फिनोमेना ये होती है एलर्जीज के अंदर। जैसे कोई भी पोलन, फॉर एग्जांपल पोलन एलर्जी जो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो पोलन एलर्जी फरवरी मार्च इन मंथ्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोई भी अगर पोलन ग्रेन है या पोलन है, तो जैसे बी सेल हमारे डिटेक्ट करेंगे तो बी सेल एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज बनाएंगे जिससे IgE। जैसे ये पोलन आया, ये बी सेल थे और बी सेल ने क्या बनाया, एक एंटीबॉडी बनाई जिसका नेम है IgE। IgE जैसे ये एंटीबॉडी कहाँ जाएगी, ये एंटीबॉडी जाएगी
प्लाज्मा सेल के पास, जैसे बी सेल का है, जैसे प्लाज्मा सेल है, उसके साथ ये आईजीई एंटीबॉडी अवेलेबल होगी। आईजीई एंटीबॉडी, ये आईजीई एंटीबॉडी है, ये प्लाज्मा सेल्स के साथ बाइंड होगी, प्लाज्मा सेल के साथ बाइंड, प्लाज्मा सेल के साथ बाइंड होगी। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये एलर्जिन था, ये एलर्जिन था, और यही सेम एलर्जिन जब इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा तो एंटीबॉडी इस प्लाज्मा सेल के सरफेस पे जो एंटीबॉडी आईजीई मौजूद है उसके साथ ये एलर्जिन आया है, ये एलर्जिन अगर उसको दोबारा से मिला तो फौरन क्या होगा, फौरन जो है जैसे ये ऐसी मास्ट सेल, मास्ट सेल आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है मास्ट सेल, दे रिलीज क्या रिलीज करेंगे, एक केमिकल रिलीज करेंगे हिस्टामिन, एक केमिकल रिलीज करेंगे जिसका नेम होता है हिस्टामिन, और हिस्टामिन की वजह से आपको पता है कि ब्लड वेसल्स लीकियर हो जाती है और रेडनेस आ जाती है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। जैसे आप स्टूडेंट को याद है कि जैसे हनी बी की स्टिंग की वजह से तो स्वेलिंग भी हो जाती है, रेडनेस भी हो जाती है, पेन भी उस एरिया में होता है, तो ये भी एक तरह से जिसे एलर्जी कैटेगरी में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड है। जैसे कई ऐसे पर्सन है जिनमें पोलन तो इनहेल हो रहे हैं बट उनके अंदर जैसे आईजीई नहीं बन रहा है, आईजीई एंटीबॉडी नहीं बन रहा है, जब नहीं बनेगा तो जाहिर है तो मास्ट सेल एक्टिविटी नहीं होगी, मास्ट सेल एक्टिवेट नहीं होगी तो हिस्टामिन नहीं प्रोड्यूस होगा, हिस्टामिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो वही अगर एलर्जी ने इस तरह से आते रहे तो कोई एलर्जी सिम्टम अपीयर नहीं होगी। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी कहते हैं, इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे एलर्जी। Defective immune response leading to chronic health condition like hay fever, asthma, asthma, food allergy, ये सारे different type की categories हैं जिसमें एलर्जी जैसे सिम्टम अपीयर होते हैं। इम्यून सिस्टम ऑफ एलर्जी पेशेंट ओवररिएक्ट्स विद एलर्जेंस लाइक जैसे पोलन है, डस्ट है या मोल्ड है, इनहेल्ड और एंटर थ्रू द स्किन, the body start producing large quantities of antibodies। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलर्जी से जो है, एलर्जी से आईजीई रिलेटेड, आईजीई एलर्जी से आईजीई एंटीबॉडी रिलेटेड है, एंटीबॉडी आईजीई, आईजीई बाइंड्स विद बेसोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल, आपको पता है बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स दे प्रोड्यूस हिस्टामिन, आप स्टूडेंट्स को याद है हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज इन्फ्लेमेटरी केमिकल हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज कैपिलरी रिलीज लीकियर, स्वेलिंग, म्यूकस सीक्रेशन, इन्फ्लेमेशन एंड अदर एलर्जिक रेस्पिरेटरी जो रिस्पांसेस होंगे, जाहिर है जब हिस्टामिन रिलीज होगी तो बाकी सारी चेन ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट जो मेडिकेशन दी जाती है तो आपको पता है जैसे एलर्जीज के अंदर अक्सर जो है एविल टैबलेट या इस तरह के रिजेक्स टैबलेट, एविल सिरप वगैरह ये दी जाती है, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है एंटी हिस्टामिन, इंग्रेडिएंट में लिखा होता है एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन होगा तो एलर्जी के इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। Antihistamine drugs block some of the effects of histamine, relieving the symptoms of allergies. Vaccination can be effective treatment of allergy, especially for asthma. Exact नहीं है, बस इसके कई एलर्जी होते हैं, इस वजह से एलर्जीज की वैक्सीनेशन आइडेंटिफाई करें, सोर्स क्या है, उसके बाद कोई एलर्जी हो जाती है, वैक्सीन दी जाती है। रोल ऑफ टी सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन के जैसे आपको पता है कि अगर कोई पर्सन है, किसी पर्सन का लिवर है, किडनी है या कोई और ट्रांसप्लांटेड टिश्यू होता है तो सबसे ट्रांसप्लांटेशन मरहले से पहले जैसे आमतौर पे एक क्वेश्चन होता है कि टिश्यू मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर टिश्यू मैच होते हैं तो यानी वो पर्सन कोई ऑर्गन डोनेट करेगा, अदरवाइज ऑर्गन डोनेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई अगर ब्रदर है, जैसे ब्रदर को ऑर्गन को दे सकता है, कहते नहीं मेरा भाई ब्रदर बीमार है उसको ऑर्गन की जरूरत है, पहले ऑर्गन निकाल के दें और फिर कहें कि ये मैच नहीं होता, इससे नहीं होता है। सबसे पहले टेस्टिंग का मरहल में से इसमें गुजरना होता है। टिश्यू मैच जैसे आपने लफ्ज सुना होगा, अगर टिश्यू मैच करते हैं तो कहेंगे कि ये ऑर्गन भले इसको डोनेट करें, अगर मैचिंग नहीं होती है तो फिर क्या होगा, यकीनन टिश्यू रिजेक्शन हो जाएगी और वो ऑर्गन उस रेसिपिएंट को कोई काम नहीं देगा, वो किल हो जाता है। वो भी कौन कराता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम कराते हैं। कैसे कराते हैं इम्यून सिस्टम, 3 मेथड्स हमारे टेक्स्ट बुक में दी है, ये आखिरी हेडिंग है। जैसे although the mechanism of rejection probably varies with the nature of the tissue,
and the degree of incompatibility. All the mechanisms require that host helper T cell come into contact with the graft tissue. Graft tissues major histocompatibility complex MHC class 1 आते हैं हम इस illustration में, but पहले इसके 3 तरीके देखते हैं. This content is probably mediated by the dendrite cell. Dendrite cell एक WBC का type है, वो इसमें help देते हैं, but 3 different possibilities exist. Rejection किस तरह से होती है? पहली possibility ये होती है antigen specific helper T cell. TH की मीनिंग है helper T cell. TH की मीनिंग है helper T cell. Helper T cell. जैसे यहाँ पे हमारे एंटीबीडी TH लिखा हुआ है, इसका मतलब है helper T cell. Stimulate the activation and proliferation of the appropriate T cell, which then mount a focused attack on the transplanted tissue. जैसे जब भी कोई फॉरेन मींस टिश्यू आएगा, तो हेल्पर टी सेल खास तौर पे साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और उस टिश्यू की डेथ कराएंगे. साइटोटॉक्सिक टी सेल आपने पढ़ा है कि किस तरह से वो क्लीन कराते हैं. दूसरा तरीका है एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल मूव टू द ग्राफ्ट टिश्यूज. ग्राफ्ट टिश्यूज कौन से? जो यकीनन जो बाहर के हैं, जो अपनी बॉडी के नहीं है, मैच नहीं हो रहे हैं. वेयर दे रिलीज लिम्फोकाइन्स. लिम्फोकाइन्स और साइटोकाइन्स या इंटरल्यूकन जैसे आपने पढ़े हैं. ये कैटेगरी क्या है? ये ऐसे केमिकल्स हैं इम्यून सिस्टम के अंदर जो सिग्नलिंग के तौर पे काम करते हैं. सिग्नलिंग की मीनिंग क्या होती है? जैसे एक सेल का मैसेज दूसरे सेल को जाता है, उसे हम कहेंगे सिग्नलिंग. साइटोकाइन और लिम्फोकाइन्स रिलीज होंगे जब भी फॉरेन टिश्यू कोई आपके बॉडी के अंदर दाखिल होगा. देन रिक्रूट मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस एंड टी सेल. जैसे ये जो साइटोकाइन और लिम्फोकाइन बताएंगे कि ये फॉरेन टिश्यू आ गया है, तो देन फर्दर कौन से, यानी वो कुछ नहीं करेगा. साइटोकाइन या लिम्फोकाइन फॉरेन टिश्यू को किल नहीं करेगा, बट ये फर्दर किसको बताएंगे? रिक्रूट मोनोसाइट. मोनोसाइट से आगे चल के मैक्रोफेजेस बनते हैं और दूसरी साइटोटॉक्सिक टी सेल किलर सेल्स हैं, वो उनको स्टिमुलेट करेंगे ताकि ग्राफ्ट साइट पे आए और उसको जो डिस्ट्रॉय करें. एक पहला तरीका था डायरेक्टली, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो जो है जैसे टी सेल किल कर रहे हैं, और दूसरी तरीके में लिम्फोकाइन्स रिलीज होंगे, वो जाके दूसरे सेल्स को कहेंगे इनको मोनोसाइट मैक्रोफेजेस और टी सेल को कहेंगे आएंगे इसको किल करें. तीसरा और आखिरी जो तरीका है, तीसरा और आखिरी तरीका जो है वो है थर्ड मैकेनिज्म में एंटीबॉडीज प्ले या रोल. एंटीबॉडीज किस तरह से रोल प्ले करेंगे? जैसे हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करेंगे व्हिच इंटरेक्ट्स विद एप्रोप्रिएट बी सेल, और बी सेल आपको पता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे. एंटीबॉडीज टू द इम्प्लांटेड टिश्यूज एमएचसी एंटीजन. एमएचसी एंटीजन उसके साथ और देन ए कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ग्राफ्ट डैमेज स्टार्ट हो जाएगी. जैसे आपको याद है, जैसे ये फॉरेन सेल है और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी, यकीनन उस मेम्ब्रेन के साथ अगर एंटीबॉडीज आके बाइंड करेंगी तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी यहाँ पे आ जाएंगे. तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी आ जाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन देने एक यकीनन जैसे एक कोर बनाएंगे और देन सेल की जो है लाइसिस हो जाती है. तो ये जो एंटीबॉडीज को कोर फार्मिंग तरीके के जरिए भी जैसे इसकी किलिंग करा सकते हैं. अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये कैसे पता चलता है कि हमारी अपनी बॉडी की कौन से सेल्स हैं जिनको कुछ नहीं करना है, और अगर बाहर का कोई भी टिश्यू आता है, सेल आता है, वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है? जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा कि कोई भी बड़ी ऑफिस होती है, उसमें ऑफिस का जो स्टाफ होता है वहां पे उसका एक कार्ड होता है, टैग होता है, लिखा होता है ये नेम है, ये इसकी डेजिग्नेशन है, ये इस ऑफिस का मेंबर है. तो जाहिर कार्ड शो करने या स्क्रैच करने से आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं, तो गेट भी ओपन हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, उसको कुछ नहीं होता. बट अदर देन जो उस ऑफिस के बाहर होंगे, यकीनन उनके पास कार्ड नहीं होगा, वो टैग नहीं होगा, तो उसको स्टॉप कर लेंगे, रोक लेंगे भाई आपको. ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ही निजाम है, मैकेनिज्म है, जिसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ उनका पता चल जाता है कि ये अपने ही सेल्स हैं और ये अपने इसमें सेल्स बॉडी के नहीं है. वो भी इसी तरह से एक स्पेसिफिक एमएचसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, जैसे अगर हमारी बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर जैसे ये सेल है, उसपे सेल्फ मार्कर यानी ये जो मेम्ब्रेन है उसपे ऐसे रिसेप्टर मौजूद है, तो जाहिर है हमारे इम्यून सेल उसको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अपना ही है,
तो इसको किल नहीं करेंगे, इसको जो है छोड़ देंगे कि ये अपना ही सेल है। कैसे, इस सेल्फ मार्कर को उन्होंने लिखा। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल ये पैथोजन है, ये पैथोजन है और उसके सरफेस पे ऐसे प्रोटीन मौजूद है जिससे हम कहते हैं एंटीजन। अब जाहिर है एंटीजन ये देखेगा तो देखें इनके आंखों में कितना गुस्सा है, किस नजर से ये देख रहे हैं कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल है, तो इसको यकीनन जो है ये इसको नॉन सेल्फ के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इसमें जैसे लड़ने की सलाहियत नहीं है तो इम्यून सिस्टम के, और जैसे अभी हमने पढ़ा था मोनोसाइट मैक्रोफेजेस और साइटोटॉक्सिक T सेल उनको स्टिमुलेट करेंगे कि आए इसको आगे किल करें। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोटीन रिसेप्टर पे करता है कि आइदर अगर इसमें जैसे अपने ही है सेल्फ है तो छोड़ दें, और जैसे सेल्फ नहीं है तो यकीनन जैसे ये सेल्फ है तो जैसे इन्होंने अलो किया कि अपनी मॉलिक्यूल है बॉडी के है, और ये नॉन सेल्फ है आइडेंटिफाई किया है। तो हम यही जैसे चौकीदारी सिस्टम में, गार्ड सिस्टम में यही होता है, गार्ड के पास गन तो मौजूद है, सबके लिए नहीं है। जैसे उस ऑफिस के उस घर के मेंबर है उनको छोड़ देते हैं, अदर देन जो दूसरे पर्सन होते हैं स्टॉप करते हैं। किस बुनियाद पे, जैसे अगर किसी गार्ड को जैसे ये नजर खत्म हो जाए कि यानी अपने और पराये को नहीं देखना, जस्ट सबको किल करना है, तो इसी डिजीज को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो अपनी बॉडी सेल्स को किल करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारे अपने इम्यून सेल अपने ही सेल्स को किल करते हैं कभी कभार, जैसे एब्नॉर्मल कंडीशन में भी होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आप स्टूडेंट को चंद एक नेम याद है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, कुछ बताएंगे, ट्राई करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जसवंत साहब ये स्टूडेंट बता रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डायबिटीज टाइप 1 अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम की कोई एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताएं। एंडोक्राइन सिस्टम एडिसन्स, एडिसन्स तो जैसे देखिए ये थोड़ा सा एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारा नॉर्मल सेल है उसके अंदर एक प्रोटीन का क्लास है, थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे एमएचसी कॉम्प्लेक्स। ये एमएचसी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 की मॉलिक्यूल जो सेल्स की सरफेस पे मौजूद है। जो अगर कोई किलर सेल होता है, जैसे ये नेचुरल किलर सेल है, ये नेचुरल किलर सेल है, ये इसको किल नहीं करता है। क्यों नहीं किल करता है? व्हाई? बिकॉज़ इसने देखा कि इसके पास एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल मौजूद है। ये किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर जो इस किलर सेल का था, जब ये इसके साथ मैच कर गए तो यानी ये किलर सेल इसको किल नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज़ उसके पास क्या मौजूद है, इसकी इस नॉर्मल सेल के पास ऐसा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऐसा टैग, ऐसा कार्ड, ऐसा रिसेप्टर मौजूद है जिसे हम कहते हैं एमएचसी क्लास 1। ठीक है, इसकी वजह से इस किलर सेल ने किल नहीं किया। अब जैसे देखें एक कोई एब्नॉर्मल सेल है या फॉरेन टिश्यू है, उसके पास एमएचसी क्लास 1 नहीं है। अब जैसे देखिए इस सेल के अंदर एमएचसी क्लास 1 पड़ा है तो इसने किल नहीं किया। अब इसके बाद एमएचसी क्लास 1 नहीं है प्रोटीन, तो आप जैसे देखिए ये नेचुरल किलर सेल था, नेचुरल किलर सेल है। अब ये इसका रिसेप्टर पड़ा है बट इसके साथ एमएचसी क्लास 1 नहीं है। अच्छा, तो ये इसको समझ आ गई कि ये सेल इसका अपना नहीं है, तो यकीनन जो है इसकी किलिंग। तो ये डिपेंड कर रहा है इस कार्ड के ऊपर, और इस कार्ड का नेम है एमएचसी क्लास 1 है एमएचसी क्लास 2। मेरे यहाँ जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जैसे असेल्युलर लाइफ या वायरस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, सी यू।